हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज अपने टॉपिक करने वाले हैं, आपको दिख ही गया होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पीवाईक्यू और एमसीक्यू। अब कुछ बच्चों के जहन में ये बात आ रही होगी कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अभी जुड़ा है टॉपिक रीट में, इसके पिछली पीवाईक्यू पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं और आपको ये लग रहा होगा कि ये तो आए नहीं, पहले आए हैं, नेट में भी पूछे गए हैं और सी टेट में तो खूब सारे प्रश्न। सी टेट में आप ये देख लो, पर्यावरण सब्जेक्ट में भी और मनोविज्ञान में भी, हिंदी अपने लैंग्वेज में भी और मनोविज्ञान में भी, इस तरह से शिक्षण विधियों में कई सब्जेक्ट में भी पूछे गए हैं और अपने इसमें भी पूछे गए हैं, बाल विकास मनोविज्ञान में भी। अब वहां पर आप ये सोचेंगे अपने तो मनोविज्ञान में शामिल किया है, तो पर्यावरण में और उनमें और लेवल 1 वाले और लेवल 2 सी टेट में कैसे पूछ लिए? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बात करती है वो ये बात करती है कि अधिगम कैसे हो, शिक्षण कैसा हो, मूल्यांकन किस तरह का हो, बच्चे का मूल्यांकन किस तरह से करवाया जाए, भाषा पढ़ाने के क्या तरीके हों, बच्चे की शुरुआत में उसको वो सब सारी चीजें, प्रगति कार्ड, रिपोर्ट कैसा तैयार हो। तो ये अपने आप में पेडागोजी का विषय भी है, बाल विकास उसमें भी डाल दिया और अपने तो पॉलिसी के नाम से डाल ही दिया। तो 5 प्रश्न मुझे कम से कम लग रहे हैं कि आएंगे, ज्यादा आ सकते हैं क्योंकि मूल्यांकन के बारे में इसमें बहुत सारे प्रश्न आज हम करेंगे। मैंने उसको पीडीएफ को देखे हुए कुछ प्रश्न बनाए जो मैंने पढ़ाया था, कुछ सीटेट में आए हुए और कुछ मैं आपको ऐसी टर्म्स बताने जा रहा हूं, ऐसी शब्दावली बताने जा रहा हूं जिसमें कि मैं सीधा ही आपको बताऊंगा कि अगर ये शब्द ऑप्शन में मिल जाता है तो ये गलत ही होता है और ये शब्द मिल गया तो सारी लाइनें कुछ ही कह रही है, आपने वो शब्द देखना, अगर वो लाइन वो शब्द आपको मिल गया तो उत्तर वही होगा। ये आपको जुगाड़ भी बताया जाएगा, साइकोलॉजी मनोविज्ञान के लिहाज से ये चीजें, और मनोविज्ञान में ऐसी चीजें सारी, अधिगम विकास और उनमें सब में जो शब्दावली का खेल होता है ना, जो अपने समझ आधारित प्रश्न होते हैं, वो सारे मैं आपको कंसेप्ट तो नहीं, पीवाईक्यू और एमसीक्यू के माध्यम से वो चीजें हल करवाऊंगा पेपर से पहले। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी वो वीडियो को जरूर देखना। एक काम और आपको करना चाहिए था, आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़ के आते, और अगर पीडीएफ को नहीं पढ़ी, मैंने उसका स्ट्रक्चर और ढांचा आपको अच्छे से समझा दिया था, पर फिर भी बारीकी से कुछ चीजें जब मैंने अब अध्ययन किया, देखो मैंने उसको बहुत बारीकी से पढ़ा, अब दोबारा अध्ययन किया तो मुझे बहुत सारी चीजें उसमें मिली। तो आप पीडीएफ को एक बार, वो 25-30 पेज जो हमारे सिलेबस में लगा है, उच्चतर वाला नहीं, कॉलेज वाला नहीं, अपने स्कूली शिक्षा वाला जो पार्ट है उसमें उसके 5-6 जो टॉपिक हैं तो उसमें अच्छे से बताया हुआ है, तो वो आप जरूर एक बार उसको देखना मेरे कहे अनुसार। चलिए महत्वपूर्ण शब्दावली में अपने जो टर्म्स मैंने जो बनाई है कि ये अगर वर्ड आ जाता है तो आपको जो है क्या समझना है इससे। लचीला, अगर लचीला शब्द आ जाए, जहां भी लचीला शब्द, ये मक्खी बड़ी आती है सामने, लचीला शब्द अगर आ जाता है तो वो लचीला शब्द कहीं भी 4 ऑप्शन दिए तो वो तो सही होता ही होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने शैक्षिक जो ढांचा है उसको लचीला बनाने की बात कही है, जिस तरह से हमारा संविधान जो है उस तरह से कठोर लचीले के मध्य, तो सब्जेक्टों विषयों को लेकर और भी बहुत सारे पैटर्न को लेकर लचीला रुख जो अपनाया गया है। फिर आता है रचनात्मक मूल्यांकन, असेसमेंट, कौन सा? फॉर्मेटिव। देखो 2 तरह का असेसमेंट होता है, एफएस और एसएस, एफए और एसए, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सम्मेटिव असेसमेंट। अब अगर आपके परिवार में से कोई शिक्षक है, टीचर है, स्कूलों में पढ़ाते हैं, 1 से 8 तक के शिक्षक अगर हैं, तो वहां पर स्कूलों में ना FA1 SA1 ये होते हैं, पहले FA1 FA2 FA3 ये होते हैं, फिर SA1 SA2 लास्ट में ये होते हैं। देखो मूल्यांकन हमारी पुरानी जो पद्धति है उसमें मूल्यांकन जो हो रहा है ना, वो कौन सा हो रहा है? योगात्मक मूल्यांकन हो रहा है। देखो उसमें सीधा सीधा पीडीएफ में दिया हुआ है और यहां से सीटेट में, नेट में और खूब सारे प्रश्न पूछे गए हैं। योगात्मक मूल्यांकन कौन सा होता है? सम्मेटिव असेसमेंट, जिसमें क्या होगा, जो हमारे नंबर कार्ड हमारे जितने बने हैं ना आज तक,
वो योगात्मक है, ऐसे है। मतलब कि बच्चे का सिर्फ सब्जेक्टों का टोटल उसके इतने नंबर आए और उस नंबर के आधार पर फिर हम जज करते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है या डल है या एवरेज है, वो हम करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ये कहा है कि जो योगात्मक आपका सिस्टम चल रहा है ना, योगात्मक से हमने रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट होता है मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ, रचनात्मक मूल्यांकन की तरफ लेके जाना है। यानी कि क्रिएटिविटी भी बच्चे का साथ साथ में मूल्यांकन हो, बच्चे की कमियों का पता चल जाए, खेल आधारित हो और भी टेक्निकली एबीएल एक्टिविटी बेस्ड हो, बहुत सारी उसकी चीजें जो है ना, सारा बच्चे का उसके स्किल वगैरह और सारे वो सारे, तो योगात्मक से किस तरफ, रचनात्मक मूल्यांकन की तरफ। वो संदर्भित, अगर ये वर्ड आ जाए तो वो उत्तर है, ये आ जाए उत्तर है। संदर्भित शब्द, संदर्भित अपने आप में भारी भरकम शब्द है। इंग्लिश में कंटेक्स्ट जो, कंटेक्स्ट जो है, कंटेक्स्ट शब्द को आपने ध्यान रखना है, कंटेक्स्ट को। संदर्भित शब्द आए तो वो उत्तर है। सीखने हेतु सीखना, अब सीखना आएगा, अधिगम कौन सा, अधिगम के लिए अधिगम, सीखने हेतु, सीखने के लिए सीखना, ठीक है। संप्रत्यात्मक शब्द ये आ जाए तो ये उत्तर है। कई बार हो जाता है पाठ्यक्रम के लिए सीखना, कुछ भी ये दे सकता है। संकल्पनात्मक या संप्रत्यय, संप्रत्यय या संकल्पना क्या होती है, कंसेप्चुअल। अपने कहते हैं ना, इसके तो भैया कंसेप्ट क्लियर है, एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है, रटना नहीं है, कंसेप्ट। तो देखो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी या मनोविज्ञान, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से मनोविज्ञान, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो मनोविज्ञान क्या कहता है, रटना नहीं, बच्चे को कंसेप्ट क्लियर समझाना है। हमारे प्रश्न भी देखो आप, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है वैसे ही हो रहे हैं। तो संप्रत्यात्मक समझ और एक है संकल्पनात्मक समझ, यानी कि कंसेप्चुअल, अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो ये उत्तर होता है। शब्दों को, मुझे लगा कि मैं पहले ना आए हुए प्रश्नों का और मुख्य भारी भरकम जो शब्दावली है अपने पीडीएफ उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूज की गई, वो सारी शब्दावली आपको समझा दूं। विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक चिंतन, याद करो मैंने मनोविज्ञान की जो आपको क्लास करवाई थी, प्याजे पिगट की जो कंगनेटिव जो थ्योरी थी, हम संज्ञानात्मक थ्योरी, ऑपरेशनल थ्योरी जो हमने की थी, वहां विश्लेषण, आलोचनात्मक चिंतन और जो था अमूर्त चिंतन, वो कौन सी स्टेज में आते हैं, फॉर्मल, ऑपरेशनल स्टेज, लास्ट वाली। किसी ने नई वीडियो देखी तो मनोविज्ञान की वो वीडियो जरूर देखना, वो मैंने इसलिए करवाई है ताकि ये सारी चीजें आपको ना अच्छे से क्लियर हो जाए। मनोविज्ञान के और भी कंसेप्ट मैं करवाऊंगा जहां से एक एक प्रश्न आता है, शॉर्ट जो सब्जेक्ट, जो कि बच्चों को समझने में मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि संज्ञानात्मक वाली मेरी बनाई वो वीडियो अगर आपने देख ली तो वो बड़ा आसान तरीके से उसको समझाया गया है, देसी तरीके से, तो वो आप जरूर देखना उस वीडियो को। तो ये जो विश्लेषण की, आलोचनात्मक चिंतन की, ये सारी बात अगर होती है मतलब कि वो बात सही है, क्योंकि मूल जो हमने बच्चे को लेकर कहां तक जाना है, बच्चे को आलोचनात्मक चिंतन की, और कि बच्चा विश्लेषण कर सके, एनालिसिस, संश्लेषण, विश्लेषण, वो पाठ्यक्रम में इस सारे सिस्टम को बच्चा आलोचनात्मक चिंतन कर सके, बच्चा अमूर्त धारणाओं को, मतलब बच्चा ना कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके। अब कंसेप्ट को तब समझा जा सकता है जब एक मान लो कि 30 पेज की चीज है और एक 30 पेज में है और एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दी 3 या 4 पेज में लाइनें, तो आप क्या है, पाठ्यक्रम में जब कमी की जाएगी तो कंसेप्ट को अच्छे से समझने में मदद मिलती है, हम इंटरेस्ट लेते हैं। तो आलोचनात्मक चिंतन बच्चों में विकसित हो, बच्चे तर्क वितर्क कर सके, इस हेतु पाठ्यक्रम में थोड़ी कमी की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएपी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की क्लास लगाई तो इसको ना बड़ा छोटा सा वर्ड लिखा हुआ था, 360 डिग्री जो है प्रगति रिपोर्ट, तो वो स्पीडली उसको निकाल दिया गया था। अब मैंने उसका अच्छे से अध्ययन किया, तब मुझे ये मिला कि बच्चों का जो मैंने कहा था ना रिपोर्ट कार्ड, पहले तो क्या आता था, योगात्मक मूल्यांकन जो था,
समेटिव असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या है कि वो सिर्फ अंकों के आधार पर हम देखते थे कि बच्चा होशियार है या बच्चा कमजोर है या कैसा एवरेज है। अब क्या होगा, 360 डिग्री बच्चे का जो है ना प्रगति रिपोर्ट, जो नंबर कार्ड होगा ना 360 डिग्री एंगल से बनेगा, मतलब बच्चे का सभी तरह का उसमें मूल्यांकन होगा। ये जो है ना CAP वर्ड, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, अफेक्टिव, अफेक्टिव है ये, AFFACTIV, अफेक्टिव। एक होता है इफेक्टिव, अफेक्टिव का मतलब होता है भावात्मक, भावात्मक, सीधा सीधा उसमें वर्ड दिए हुए हैं भावात्मक, इसके लिए शब्द दिया हुआ है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। क्योंकि मुझे तो इन शब्दों को इंग्लिश में याद करने की मैंने आदत डाल रखी है, तो मनोविज्ञान आज की जो क्लास है ना उसमें मनोविज्ञान की बहुत सारी चीजें, मूल्यांकन की बहुत सारी चीजें, अधिगम लर्निंग की, शिक्षण की बहुत सारी चीजें सीखेंगे। क्लास लंबी जरूर हो सकती है पर क्लास अगर पूरी देख लोगे ना, आप ये मत सोचना कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ रहे हो, सिर्फ आप मनोविज्ञान की बहुत सारी चीजें आज क्लियर करोगे। क्वेश्चन अभी शुरू करूंगा, पहले इसको थोड़ा सा समझाना जरूरी है। चलो, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव जो थ्योरी मैंने आपको करवाई थी। ए से अफेक्टिव, एक इफेक्टिव होता है अफेक्टिव भावात्मक, और ये होता है साइकोमेट्रिक, साइकोमोटर, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे साइकोमोटर को, भावात्मक, संज्ञात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, और एक ये साइकोमोटर इंग्लिश में तो याद है भाई, पी संज्ञान साइकोमोटर आ जाएगा। चलो इसका ही आपका सुना हुआ शब्द है साइकोमोटर, अगर आ रहा है तो आप कमेंट कर लो। तो मुझे इंग्लिश में याद है CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। हिंदी में मैं शब्दावली कम याद करता हूं, आ जाएगा आगे लिखा हुआ, लेकिन जो मूल एजुकेशन पॉलिसी है ना उसने भी इंग्लिश में ही साइकोमोटर, इनको तो संज्ञानात्मक भावात्मक ही लिखा है लेकिन इसको साइकोमोटर ही लिखा है कि प्रगति कार्ड जो है ना बच्चे का संज्ञानात्मक, भावात्मक, दिल दिमाग वाली वो सारी चीजें, उसकी फीलिंग की, और वो किस तरह का उसके स्किल है, खेल में कैसा है, किस में कैसा है, बच्चे का सर्वांगीण जो है जो मूल्यांकन जिस तरह से किया जा सके वो चीज 360 डिग्री विकास प्रगति कार्ड तैयार किया जाएगा। ये रहा मनोगत्यात्मक, लिखा ही हुआ है, लो नीचे ही, मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं इतना खो गया उसमें। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक जो है बच्चे का जो सारी की सारी चीजें जो है ना प्रगति कार्ड से बच्चा स्कूल के अंदर स्कूल के बाहर भी बच्चे का अच्छे से, बच्चे का वो नंबर कार्ड स्कूल के अंदर भी हम जजमेंट कर सकेंगे, और स्कूल के बाहर कैसे जजमेंट होता था योगात्मक मूल्यांकन में, मार्कशीट देखी भाई नंबर तो बहुत बढ़िया है बेटा आपके, वाह भाई शाबाश, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, आपको अगर नंबर कम आपको ये तैयारी नहीं करनी नंबर। अब स्कूल के अंदर भी ठीक है, विद्यालय में भी, और विद्यालय के बाहर भी उसका जो है ना मूल्यांकन, कोई नंबर कार्ड देखेगा तो उसका मूल्यांकन क्या एकदम शानदार, तो बच्चों के लिए बहुत शानदार काम करेगा, अंदर भी और विद्यालय के बाहर भी, भावात्मक मनोगत्यात्मक। चलिए फिर ये जो 360 डिग्री एंगल जो होगा ये किस तरह से काम करेगा, ये करेगा स्वयं मूल्यांकन, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं एस से सेल्फ असेसमेंट, सहपाठी मूल्यांकन, इसको हम कह सकते हैं पीयर, PWR पीयर असेसमेंट यानी कि PS, और शिक्षक मूल्यांकन यानी कि हम कह सकते हैं टीचर असेसमेंट। तो ये हो गया TSP, मान लो TSP, टीचर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट। आपने ये शब्द मतलब बच्चा खुद का मूल्यांकन किस तरह से कर रहा है, उसके सहपाठियों की मदद से उसका मूल्यांकन, और शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, ये सारी चीजों का पता चलेगा। मतलब आप ये देखो प्रगति कार्ड कितना शानदार बनने वाला है। इससे पहले बच्चों के साथ जो जबरदस्ती हो रही थी हमारी पॉलिसी के अनुसार वो सारी कम हो जाएगी, बहुत ही शानदार है। अगर ये सारी चीजें अगर आपको मिलती है, ये सारा उत्तर सत्य होते हैं। मातृभाषा और बहुभाषा शब्द, क्योंकि इसको बहुभाषा वाले को ना भाई चल मक्खी खराब क्यों कर रही है हमें, हाँ बहुभाषा वाले शब्द, अगर बहुभाषा मातृभाषा PDF में अच्छे से पढ़ लेना, त्रिभाषा फार्मूला, जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं
तो आपको ताजुब होगा कि 5वीं तक के लिए इंग्लिश को निकाल दिया गया है, स्थानीय भाषा पर ज्यादा जोर दिया गया है जो है। तो मातृभाषा और बहुभाषा की बात, जब 6ठी क्लास में बच्चा आता है त्रिभाषा फॉर्मूला लगता है, तो एक तो हमारी शास्त्रीय लैंग्वेज संस्कृत वगैरह और उनमें से हो जाएगी, और एक स्थानीय भाषा होगी, एक और विदेशी भाषा तब आती है। तो 1 से 5 में इंग्लिश को निकाल दिया गया। अन्वेषण, खोज, कहानी आधारित, ये अगर टर्म्स कहीं भी यूज की गई है क्वेश्चन में तो वो लाइन बिल्कुल सत्य होती है। चर्चा आधारित, जो डिस्कशन आधारित जो है अपने लर्निंग है, वो अगर शब्द यूज किया गया है, ये टर्म्स अगर कहीं भी यूज की गई है तो मतलब वो एकदम सत्य कथन होता है। फिर आता है कि कौन से वर्ड, ये अगर टर्म्स आपको कहीं भी मिलती है तो ये उत्तर सही नहीं होता आपको, क्योंकि कई बार 4 ऑप्शन में से 2-3 यूज करने होते हैं। योगात्मक मूल्यांकन कहीं भी मिले तो गलत है, ठीक है। रचनात्मक पर, योगात्मक से कहां लेके जा रहा है, रचनात्मकता की तरफ लेके जा रहे हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट नहीं करना। मानकीकरण, इसको तो उड़ा ही देना है। मानकीकरण जो पैमाना है ना, एक फिक्स मानकीकरण, वो नहीं करना बच्चे का। केवल शब्द कहीं भी मिले तो वो असत्य है कि केवल संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान दिया गया है, केवल पाठ्यक्रम, केवल शब्द जो है ना कहीं भी आए तो वो असत्य होगा। तुलनात्मक, कंपैरिजन की बात आए तो ये असत्य। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं कई बार कि इसका उद्देश्य है कि बच्चे आपस में तुलना कर सकें, शिक्षक बच्चों में तुलना नहीं करनी, तुलना करनी ही नहीं है आपस में। हर बच्चा, हर बालक भी कुदरत ने, ईश्वर ने जिस की संरचना कर दी तो वो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप भी अपने आप को, आप कहते हो ना कॉन्फिडेंस लो हो गया, हमारे ये हो गया, कुछ ही नहीं। आपको भगवान ने बनाया, ईश्वर ने, कुदरत ने, नेचर ने बनाया। उसकी बनाई हुई चीज कोई ऐसी वैसी थोड़ी हो सकती है। आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझें कि हां मैं स्पेशल हूं, मैं स्पेशल हूं। आप अपने आप भगवान के बनाए हुए भगवान ही हो। आप भी अपने आप में स्पेशल मानते हुए तैयारी किया करो। फिर कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर आप छोड़ोगे नहीं। आपको यह लगेगा कि मैं आम थोड़ी हूं, कोई नॉर्मल इंसान, मैं स्पेशल हूं, ईश्वर ने बनाया है मुझे भी, मैं औरों से कम कैसे हो सकता हूं। बस बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, कबीर जी कहते हैं। बस अपने आप को खोजना है आपने कि आप में क्या क्वालिटी है। तो तुलना की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी या मनोविज्ञान कभी नहीं करता। रोट लर्निंग इंग्लिश में कहें, रोट लर्निंग यानी कि रटने वाली या बार बार पढ़ने वाली, ठीक है, या रटंत याद, इसकी बात बार बार, अपने कहते हैं ना बच्चों को बार बार अभ्यास करवाया जाए, ये भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और ये कहते हैं कि बार बार पढ़ने का मतलब अपने आप में क्या रटना है, तो इसके भी ये खिलाफ जाता है। आपको जी हमें बताया जाता है कि रिवीजन करना है, तो आप रिवीजन वाली फीलिंग उठा के और बार बार पढ़ने को कहीं सही ले जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में बात करें, प्रैक्टिस एंड ड्रिल की बात नहीं करता। प्रैक्टिस एंड ड्रिल की, वो कहता है कि आपने जब समझ ही लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझो, इसको समझो। तो ड्रिल की यानी कि रटने की, बार बार पढ़ने की या प्रैक्टिस की बात नहीं करता। इस बात को अच्छे से पढ़ लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं वो फीलिंग ले जाओ कि हाँ भाई प्रैक्टिस जो है हमें परफेक्ट, वो प्रैक्टिस अलग है। वो प्रैक्टिस अलग है कि आपने टेस्ट की प्रैक्टिस की, आपने याद करके अपने आप को निखारने के लिए कि बार बार टेस्ट दे रहे हो। ये बात कर रहा है किसी कंसेप्ट को कि बार बार आपको 5 लाइनें दे दी, आप बार बार पढ़ रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो अपने आप में रटने की तरफ जाता है, तो उसकी बात नहीं करता। फिर क्या, संदर्भित मैंने कहा था, कंटेक्स्ट अब मैंने कहा था। लेकिन कई बार ना जब दिए होते हैं निम्न में से कौन सा नहीं है, सत्य है, सत्य है, वहां गैर संदर्भित विषय वस्तु दे देता है। तो आपको तो वो क्या, इन शब्दों का बच्चों को नहीं ध्यान होता जब नई नई तैयारी करते हैं। तो मेरा तो यही है कि मैं मनोविज्ञान या किसी विषय को पढ़ता हूं ना, उसमें अगर खतरनाक शब्दावली पहले ही निकाल के रख लेता हूं कि इनके अर्थ क्या है, अब बाद में मैं कंसेप्ट पढ़ता हूं। तो ये शब्द कहीं भी दिए होते हैं, आपने कुछ बच्चों के समझ होगी। और जो नए बच्चे हैं वो पुराने पेपर देखते हैं और ये देखते हैं, वो कर तो रहे हैं प्रैक्टिस, पर उनको बेचारों को पता ही नहीं है और इतना समय नहीं कि एक एक शब्द को सर्च करके देख लें। तो ये शब्द, अब देखना आपके प्रश्न कैसे सही होते हैं। चलिए देवियों और सज्जनों,
अच्छा, 2-3 और रह गए, ये कर लेते हैं। और एक काम करके हो, मैंने देखो कितनी शानदार टर्म्स, अब आपके आगे प्रश्न गलत नहीं होंगे, देखना। एक वो क्लासें दी हुई है, एक ये मैंने आपको शब्दावली दे दी। और आप क्या करो, ये 3 मैं पढ़ा देता हूं शुरू करने से पहले, फिर आप अपने आज टारगेट क्या है, टारगेट रखना है आज 80 प्लस लाइव में बच्चे होने चाहिए। तो आप सभी अपने साथियों को, ये करते ही मैं नए प्रश्न जब शुरू करूंगा, आपके देखना कैसे शुरू होंगे। तो आप जाके स्टेटस लगाए हो, ठीक है। ये सोनू मोनू हमारे जितने बच्चे हैं बेचारे कहते हैं अरे इतने कर दो इतने कर दो, फिर भी ये जो ठाकरी वाले बच्चे हैं ना, जो जहां मेरी पोस्टिंग है भाई, गांव ठाकरी, ठाकरी गांव बड़ा सपोर्ट करता है मुझे, ठीक है। बच्चे सारे ही करते हैं, जो देखते हैं काफी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं वो जिसकी खाओ बाजरी उसकी लगाओ हाजरी, अब वहां से मेरा जो है वो रोजगार चल रहा है, वहां मेरी पोस्टिंग है। तो ठाकरी तो भाई, ठाकरी वास्तव में सपोर्ट कर रहा है। प्रत्यास्मरण, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, गांव सभी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा परिवार भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, ठीक है। प्रत्यास्मरण अगर वर्ड आए तो ये अपने आप में ना रिकॉल है। तो रिकॉल किस तरफ लेके जाता है, बार बार। कहीं आप प्रत्यास्मरण वर्ड देख लो, हाँ बच्चों को स्मरण करवाना है याद, नहीं नहीं नहीं, प्रत्यास्मरण रिकॉल है, इंग्लिश में ले जाओ। रिकॉल अब किस पे, ड्रिल पे लेके जाएगा, ड्रिलिंग, रटवाना बच्चे को बार बार। तो ये शब्द कहीं भी आए, पाठ्यक्रम वृद्धि शब्द कहीं भी आए, बिल्कुल नहीं, कमी की बात करता है। व्यवहारवादी अधिगम की बात आए तो बिल्कुल, साइको में व्यवहारवाद को आप पढ़ना तो आप कहोगे कि नहीं ये तो फिर सही नहीं है, तो व्यवहारवादी शब्द आए तो बिल्कुल नहीं है। तो अभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अपने आज 80 पार, एक दिन टारगेट रखेंगे अपने फिर 100 वाला, या आज ही रख दे, देखी जाएगी। चलो 85 प्लस, ठीक, 85 प्लस, ठीक है। एक अभी अभी आप जल्दी जल्दी शेयर करके आ जाओ और फिर अपने क्वेश्चन करते हैं। देखो वो समझानी बातें बहुत जरूरी थी, बहुत जरूरी थी। आपके देखना मनोविज्ञान और कई प्रश्न आपके सही होंगे। ऐसी ऐसी टर्म्स अधिगम की, यानी कि लर्निंग वाले की, बाल विकास की, बुद्धि की, उसमें कुछ ना भारी भरकम शब्दावली यूज की जाती है। तो मैं एनालिसिस करके पुराने प्रश्न पत्रों का तो वो शब्दावली दे दूंगा कि ये इसका मतलब ये होता है, ये अगर ऑप्शन में है तो ये गलत है। तो कितना अच्छा हो जाएगा। अभी आप शेयर करके आओ, कितनी मेहनत की जा रही है। एक स्टेटस लगाना, 5 लोगों को पर्सनली, ठीक है। अब मैं ये काम पे आ गया हूं भैया, आपको चाहे बुरा लगे, नए बच्चे जो पहली बार क्लास में आएंगे उनको ये लगता होगा कि भाई ये क्या है, तो यही तो, और कोई फीस तो ले नहीं रहे आपसे, फ्री है सारी सेवा, ठीक है। 2-3 बजे तक स्कूल से आने के बाद बैठना पड़ता है, आपको पता है, इस काम के लिए। क्वेश्चन अभी अपने करेंगे ही इसमें, वो जो है ना सीटेट वाले, और वो बड़ा मजा आएगा अब आपको करने में, ठीक है जी। तो शेयर कराओ, और एक ना लाइक वाला, जो लाइक वाला अंगूठे वाला ऐसे बटन होता है उसको दबा दिया करो। कमेंट लाइक इस वीडियो में सबसे मतलब रिकॉर्ड ही टूट जाना चाहिए। तो 85 प्लस, 85 से 100 के बीच में लाइव पर आज बच्चे चाहिए मुझे, कुछ भी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। चलिए, किस नंबर की राष्ट्रीय नीति है, बताइए भाई, किस नंबर की राष्ट्रीय नीति है? पहली, दूसरी, तीसरी? पहली राष्ट्रीय नीति कब आई? 6-8 को। दूसरी 8-6 को। दूसरी 8-6 को, 86 को। इसमें संशोधन कब किया गया? दूसरी शिक्षा नीति जो आई थी उसमें संशोधन कब किया गया था? 1992। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तीसरी 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 शिक्षा नीति 2020 कौन? मोदी जी के समय आई। और कौन थे इसके अध्यक्ष? के कस्तूरी रंजन, ठीक है। इसमें क्या किया गया? इसमें क्या गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया। और जब से शिक्षा मंत्रालय हुआ तो पहले शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? रमेश पोखरियाल। कौन हो जाएंगे? शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय होने के बाद, ठीक है। रमेश कुमार पोखरियाल आगे आ जाएगा। चौथी शिक्षा नीति अभी आई नहीं, तो अब आप देख लो कितने सालों बाद ये शिक्षा नीति आई है। सामान्य, पहले मैं क्या आसान से कठिन की ओर लेके जाऊंगा। 8-10% तो नॉर्मल होंगे, आपको लो तो आती ही है, और तो सानू आंदी है कि पूछते सी तुसी। एनईपी 2020 के अनुसार मिडिल स्टेज किस आयु वर्ग में है? याद कर लो, याद कर लो। पहली एज कौन सी थी? फाउंडेशनल स्टेज, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो। दूसरी कौन सी थी? प्रीपैरेटरी स्टेज, प्रीपैरेटरी स्टेज। तीसरी स्टेज थी मिडिल स्टेज, और चौथी स्टेज थी सेकेंडरी स्टेज। चलिए अब बताओ, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 11 वर्ष, मिडिल स्टेज किस आयु वर्ग की है? 3 वर्ष किस आयु वर्ग है? तो 5 वर्ष, 8 वर्ष? जल्दी जल्दी कमेंट, अभी शेयर नहीं करके आए, कुछ
कुछ जो है ना यहाँ बेईमानियां मत किया करो प्यारे बच्चों। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 11 वर्ष, बताओ पहली में हमने कितना पढ़ा था? बच्चा 3 वर्ष में आएगा, ठीक है, और 3 वर्ष से 8 वर्ष तक बच्चा रहेगा फाउंडेशनल स्टेज में, ठीक है। दूसरी प्री पेरिटरी में 8 से 11 वर्ष तक बच्चा रहेगा, और तीसरी मिडिल स्टेज में 11 से 14 वर्ष तक बच्चा रहेगा, और यहां 14 से 18 वर्ष तक बच्चा रहेगा। अगर जो सिर्फ ये वीडियो देख रहा है बच्चा, वो पूरा 2 वीडियो डाली है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, प्योरली रीड सीटेट के अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो यहां कौन सा है? 3, 5, 8, 11, ये रहा 11 वर्ष। मिडिल स्टेज किस आयु वर्ग हेतु है? 11 वर्ष हेतु। चलिए प्रश्न संख्या 3, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई? कितने वर्षों बाद की गई? मैं ना जो ज्यादा नंबरिंग वाले टॉपिक है उस पर ही ध्यान देता हूं। आप सोच रहे होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर 2 क्लासें लगा दी सर ने, अब ये तो इसमें आपके कंसेप्ट देखो कितने, मेथड के, शिक्षण विधियों के, आगे मूल्यांकन की बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, मापन मूल्यांकन। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई है? सामान्य प्रश्न है, 34 वर्षों बाद। इस पर ज्यादा समय क्या लगाना। प्रश्न संख्या 4, चलिए उत्तर दीजिए। आपके सामने प्रश्न, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? रटंत, रटंत कौन सा हो गया? ड्रिल। कौन सा हो गया? ड्रिलिंग हमने पढ़ा था, ड्रिल वाली। ड्रिल वाली है क्या? प्रैक्टिस वाली है क्या? रिकॉल वाली है क्या? तो ये ड्रिल हो, रिकॉल हो, ये शब्द कहीं भी हो, ये कट कर देना, रटंत नहीं। संकल्पनात्मक कौन सा हो गया? कंसेप्ट। कौन सा हो गया? कंसेप्ट, कंसेप्चुअल बात। परीक्षा हेतु सीखना, परीक्षा हेतु एग्जाम के लिए लर्निंग है क्या? नहीं है। गैर संदर्भित कौन सा हो गया? डी कंटेंस्ट, डी कंटेक्स्ट, तो ये भी नहीं है। परीक्षा वाला भी नहीं है, ड्रिलिंग वाला, रिकॉल वाला भी नहीं है। कंसेप्चुअल, संकल्पनात्मक, संप्रत्यात्मक, कंसेप्ट याद रखना। तो संकल्पनात्मक समझने पर बल देता है। देखो किस तरह से, कितने शानदार तरीके से याद हो रहे हैं। आज तुसी कहना है भी सच्ची सर तुसी तां दिनों दिन क्लास ना बहुत ही शानदार करवा रहे हैं। चल कोई, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित नहीं है। बाल भवन, नो बैग डे, कक्षा 6 से 8 के दौरान आनंददायी कोष, द्विभाषा फॉर्मूला। बाल भवन है, नो बैग डे है, शनिवार को होता है नो बैग डे, एक दिन सप्ताह में। 6 से 8 के दौरान आनंददायी कक्ष, आनंददायी कोष, ठीक है। द्विभाषा नहीं है, ये कौन सा है भाई? ये कौन सा है? त्रिभाषी फॉर्मूला की बात करता है, तो ये नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या, ये तो आसान आसान से इधर उधर से प्रश्न कहीं से भी मिल गए या जैसे करके, मैंने आगे जो काम किया है उसकी तरफ लेके जाऊंगा आपको। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में असत्य कथन है, इनको देख के कहीं कह दो ये तो हमने सुने हुए, देखे आगे देखना, रुको जरा सब्र करो। विद्यार्थियों हेतु सीपीडी कार्यक्रम, ईसीसी प्रणाली, शुरुआती कक्षा आंगनबाड़ी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, लो करो। असत्य कथन कौन सा है? चलिए शाबाश, कमेंट करके बताएं असत्य कथन, असत्य कथन कौन सा है? विद्यार्थियों हेतु सीपीडी कार्यक्रम, ईसीसी प्रणाली, शुरुआती कक्षा आंगनबाड़ी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यू एंड कंप्रीहेंसिव असेसमेंट। देखो अंग्रेजी बहुत सीख गया मैं इनके बहाने से, ठीक है। सीसीए नहीं है, सीसीए है, आंगनबाड़ी है, बिल्कुल आंगनवाड़ी प्री स्टेज फर्स्ट, आंगनवाड़ी प्री प्राइमरी यानी कि प्री स्टेज सेकंड, आंगनवाड़ी प्री स्टेज फर्स्ट है, और बाल वाटिका को कहते हैं प्री स्टेज थर्ड। ईसीसी जो हो गया, क्या हो गया? इससे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है, वो जो आपकी इकाई लगती है सीधी। विद्यार्थियों हेतु सीपीडी कार्यक्रम नहीं है। सीपीडी कार्यक्रम किस हेतु है? अब याद करो, आपके सीधा 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 दिया हुआ है, रीट में तो सीधा ही दिया है, शिक्षक, शिक्षक दिया हुआ है ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पढ़ते हैं अपने बुनियादी साक्षरता एफएलएन, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और प्रारंभिक, ये पहली इकाई ईसीसी है, फिर समावेशी शिक्षा है, पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र है, फिर एक शिक्षक है। अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले भाग के 8 उप इकाइयां हैं, 8 में से रीट वालों ने 6 उठा लिए सीधी सीधी, उसमें एक है शिक्षक। शिक्षकों हेतु 2 कार्यक्रम थे, ध्यान रखना, एक सीपीडी एक और। अगर वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लेना, ये शिक्षकों हेतु है, विद्यार्थियों हेतु नहीं है। प्रश्न संख्या 7,
स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम से संबंधित असत्य कथन। मैंने आपको बताया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि अभी ईसीसीई जो है अभी तक सब जगह इसकी पहुंच नहीं हुई। कुछ एक महात्मा गांधी जो विद्यालय जितने भी हैं, विवेकानंद, इनमें क्या है कि कुछ एक विद्यालयों में ये शुरू की गई है, तो सब जगह इसकी पहुंच नहीं हुई, तो बच्चे पहली कक्षा में आते ही अन्य बच्चों से कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, स्कूल रेडिनेस, हिंदी में इसको कहें हम विद्या प्रवेश कार्यक्रम, और खेल आधारित कार्यक्रम जो है, गेम्स वाला, प्ले वे मेथड वाला जो कार्यक्रम चलाया गया है। एक स्कूल रेडिनेस के नाम से एक वर्कबुक सी आती है, बुकलेट कलरफुल, या नव प्रवेशित बच्चों के लिए कक्षा 1 में जो आएंगे, कक्षा 1 में जो बच्चे आएंगे, खेल आधारित कार्यक्रम है, ठीक है। यह आंगनवाड़ी कक्षा के बच्चों हेतु है, आंगनवाड़ी वालों के नहीं है, कक्षा 1 वालों के लिए है, कक्षा 1 वाले बच्चों के लिए है। या 3 माह से नहीं है, 3 माह या। एक ध्यान रखना, संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ आपको भेजी जाती है, ठीक है। और उसमें ना यहां पर लिखा आ गया था 3 माह से 12 सप्ताह, वो थोड़ी सी जब उसको कॉपी पेस्ट किया गया तो यहां से उठा लिया, 3 माह या, क्योंकि 12 सप्ताह 3 महीनों में होते हैं, या तो 3 माह कह दो या 12 सप्ताह कह दो, एक ही बात है। अब मैंने वहां से डिलीट कर दी दोबारा से, तो वो पीडीएफ भी एक थोड़ी सी सही नहीं थी। बाद में मैंने देखा, आप जल्दबाजियां जब करते हो ना कि सर जल्दी जल्दी भेज दो हमें, पहले भेज दो बाद में, 4 बजे आने के बाद 5 बजे स्कूल से आता हूं, फिर वीडियो बनाने के लिए समय इतना होता है कि आपको पहले दे नहीं पाऊंगा मैं वीडियो। थोड़ा सा ध्यान कर लेना, जल्दी प्रयास करूंगा कुछ दिन की छुट्टियां या कुछ भी करके आपके लिए। तो ये 3 माह 12 सप्ताह का कार्यक्रम है। उपयुक्त सभी सत्य हो नहीं सकते, क्योंकि ये आंगनवाड़ी कक्षा हेतु नहीं है, ये कक्षा 1 हेतु है। चलिए प्रश्न संख्या 8, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा संरचना है। सबसे आसान प्रश्न, अब कर लो रे कमेंट। अब अगर किसी को नहीं आता तो फिर क्या करेंगे, है ना। पहले क्या हुआ करता था, 10+2। मुझे लगता है रीट वालों की खुशी के लिए इस बार रीट में ये प्रश्न तो देना चाहिए। ये प्रश्न तो रीट वाले को क्या करना चाहिए, रीट 2025 वाले एग्जाम में क्या है, कब 27 फरवरी वाले में, उसको आपको एक तोहफे के रूप में यह प्रश्न देना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार शिक्षा का जो ढांचा है, संरचना क्या है, 5+3+3+4। चलिए प्रश्न संख्या 9, देखो भाई लाइव में बच्चे कम आ रहे हैं, उस रिकॉर्ड को तोड़ना है, शेयर करके आओ, क्योंकि अभी सीटेट के प्रश्न शुरू होंगे, अपने दोस्तों, मित्रों, सखे, सहेलियों, सोने, बाबू सबको बुला लो। ईसीसी हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्धि का लक्ष्य है, क्या है ईसीसी हेतु गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य क्या रखा गया है। देखो 3 सन मैंने आपको पढ़ाए थे, 2025, 2026, 27, 2030, 3 लक्ष्य जो है ना, 3 लक्ष्य रखे गए हैं। 2025 क्या है, मूल एजुकेशन पॉलिसी में एफएलएन की प्राप्ति हेतु बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान किस ईयर तक हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, तो 2025 तक एफएलएन, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। अब जो नए वीडियो बच्चे देख रहे हैं तो उनको एफएलएन समझ नहीं आ रहा होगा कईयों को, तो वो वीडियो में मैंने समझाया हुआ है कि जो बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान है उसको शॉर्ट में एफएलएन कहते हैं। एफएलएन की ट्रेनिंग भी हुई है शिक्षकों की, कक्षा 1 से 8 वाले टीचर्स जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेवल 1 और लेवल 2, उनको हमने ट्रेनिंग दी थी, तो उस ट्रेनिंग का नाम था एफएलएन, हिंदी में उसको बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान कहते हैं। तो 2025 मूल शिक्षा नीति में यह टारगेट रखा। बाद में इसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि 2 साल कोविड ने खराब कर दिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए एक मिशन चलाया गया, निपुण भारत मिशन, ठीक है। निपुण भारत मिशन के तहत इसकी उपलब्धि की जब बात की गई तो निपुण में क्या टारगेट रखा, निपुण ने टारगेट रखा कि 2026-27 तक जो है ना एफएलएन के लक्ष्य प्राप्त, क्योंकि 2 साल कोविड खराब कर गया। फिर 2030 किसका उत्तर है, गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा की उपलब्धि का लक्ष्य क्या रखा गया है, 2030 रखा गया है। फिर एक नामांकन वाले सन आएंगे 2030 और 35, इसका उत्तर तो गुणवत्तापूर्ण 2030। तो स्कूली शिक्षा जो अपनी 10वीं तक की या 8वीं तक की बात करें तो नामांकन 100%, GER
जो है 100% नामांकन 2030 तक स्कूलों में हो जाना चाहिए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। और उच्च एजुकेशन में 2035 तक 100% नामांकन का टारगेट जो है रखा गया है। ये बात कुछ बच्चों को अजीब सी लग रही होगी, समझ भी नहीं आई होगी, ना समझ आई तो छोड़ दो, कोई नहीं। 6 वर्ष की आयु तक बच्चे इतना लोड नहीं लेना। 6 वर्ष आयु तक के बच्चे का कितने प्रतिशत बौद्धिक विकास हो जाता है? ये जब हम पीडीएफ पढ़ रहे थे उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ था कि 85% बौद्धिक विकास हो जाता है 6 वर्ष की आयु तक बच्चे का। दिव्यांग छात्रों की CWSN होते हैं क्या? शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए सीटेट के प्रश्न शुरू हो गए हैं, ठीक है। प्यारे प्यारे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन तो होना ही है। जो चल पड़ा वो एक ना एक दिन मंजिल पर पहुंचेगा, देर सवेर जब भी पहुंचेंगे। सीट अपना रीट तो आपका पास है ही, ठीक है। अब आप स्टेटस शेरो शायरी वाला नहीं, शेयरिंग वाला काम करके आओ, क्योंकि वो हो ही नहीं रहे ना जो टारगेट रखा है अपन ने। जल्दी से शेयर करके आए। चलिए, उपयुक्त इमारती ढांचा, अनिवार्य विशेष शिक्षा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। टेक्निक तो है ही, वो मशीनें वगैरह की जितने भी वो करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के लिए, इस पर बात की गई है। और उपयुक्त इमारती ढांचा की उनके रहने के लिए और स्टडी के लिए वैसा सिस्टम होना चाहिए, ढांचा, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, क्या बात आपको सत्य लगती है? अनिवार्य विशेष शिक्षा। अब आप आ जाओ समावेशी शिक्षा पर। समावेशी शिक्षा है और यह है स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी आपके सीधा समावेशी शिक्षा वाला लगता है। समावेशी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का टारगेट भी 2030 तक रखा है, और समावेशी शिक्षा की बात करता है, इसकी नहीं कि स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं उनके लिए ठीक है, एक शिक्षक होगा स्पेशल एजुकेशन का, जिन्होंने स्पेशल BSTC और बीएड की है, स्पेशल बच्चे, ठीक है। उनके लिए क्या है, उनको कोई क्वेश्चन मार्क होता है ना, स्पेशल एजुकेशन हमारा क्या होगा, सीट कहां से, कैसे, क्या, कोई भी दिक्कत आती है ना, 9799054186 संतवीर सर मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, देर सवेर आपका व्हाट्सएप कर देना, देर सवेर आपका रिप्लाई दिया जाएगा। वो अब मैंने जंग शुरू कर दी है कि आपको तैयारी के लिए जितना भी मेरा एक्सपीरियंस आज तक मैंने तैयारी की, मैंने लास्ट पेपर देके कलम तोड़ दी थी, हालांकि अभी इंटरव्यू बाकी है भाई, वो मैंने अब तैयारी करना थोड़ा सा आलो। लाइट गई, देखो भाई, आप कहोगे झूठ बोल दिया। हाँ जी, लाइट चली गई थी भाई, है ना, वो जब मैं पेपर वाली बात कर रहा था ना, तो वो मुझे लगा कि अब ना खुद की तैयारी छोड़ के, जितना एक्सपीरियंस मैंने सर्विस लगने के बाद, अब 8वां साल चल रहा है लेक्चरर बने हुए, तो मुझे ये लगा कि अब मुझे एक्सपीरियंस जो है ना ज्यादा से ज्यादा, पहले भी निःशुल्क अपने बहुत जितने भी पेपर बनाए या कुछ भी किया ही है, चलो, और अब थोड़ा सा मुझे ये लगा कि फुल्ली एकदम से पूरा प्रयास कर देना चाहिए, जितने भाई बहन जो बेरोजगार हैं उनको सही मार्गदर्शन मिल सके, ये प्रयास है अपने। निम्नलिखित में से ये हमने कहा कि समावेशी शिक्षा की बात करता है, न कि हाँ शिक्षक होने चाहिए स्पेशल वाले और वो, लेकिन स्पेशल अलग से उनके लिए एजुकेशन की बात नहीं, समावेशी कि वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे भी उसमें हो, और ये दिव्यांग CWSN भी हो, और क्या हो, और सामान्य बच्चे भी उसमें हों। तो समावेशी शिक्षा की बात करता है, इसके बढ़ावे की बात नहीं करता। अनिवार्य विशेष शिक्षा। प्रश्न संख्या 12, जल्दी जल्दी कराओ रे शेयर, लाइट चली जाती है देख लो, फिर आप शेयर और नहीं करते। लाइक वाला वो वाला ना, वो एक सर है पता नहीं कौन से वो पढ़ाते थे, ठोको लाइक, शेयर कर दो, महाकाल की कृपा से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्री है, किस पेडागोजी की बात करता है, कि किस तरफ से किस तरफ, संरचनावादी से व्यवहारवादी। मैंने कहा था ये टर्म्स आए हमें यूज ही नहीं करने। रटने पर आधारित, ड्रिलिंग वाली बात आ जाए, रिकॉल की बात आ जाए, अधिगम से अवधारणात्मक अधिगम। देखो ड्रिलिंग वाली बात पहले चल रही है, अपने उससे किस तरफ लेके जाना है, किस उपागम से किस उपागम की तरफ, इसको होल्ड रखते हैं अभी। खोजबीन आधारित, अधिगम से ड्रिल और अभ्यास,
मतलब खोजबीन वाला अभी ये चल ही नहीं रहा, और अगर चल रहा है तो उसको रटने वाले की तरफ लेके जाएंगे क्या? ये बात भी असत्य होगी। चलो, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन नहीं होता है, एक आकलन होता है, ठीक है, आकलन। अधिगम का आकलन मतलब अधिगम सीखने के लिए सीखना पहले है और बाद में अधिगम का सीखने का आकलन है। तो आप ये देखें, सीखने के लिए सीखने की बात अभी वाली एजुकेशन में ये उधर रखता और ये इधर रखता तो सत्य होती ये बात। सीखने के लिए अधिगम के लिए अधिगम, ये बात उधर आती, क्योंकि अभी तो सीखने का मूल्यांकन कर रहे हैं हम कि बच्चे ने कितना सीखा, सीधा मूल्यांकन हो रहा है। सीखने के लिए सीखना, इस पे बात की है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, और मनोविज्ञान इस पे पहले ही बात कर रहा है। आप ना जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे ना, मनोविज्ञान उसकी बात पहले से ही कर रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उसे अब ऐड किया है मनोविज्ञान के अनुसार कि सीखना कैसे होना चाहिए, मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो अब रटने वाले, ड्रिलिंग वाला जो पहले धारणा चल रही थी ना, उससे अवधारणात्मक, बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो उस तरफ लेके जाना है। किस से किस और लेके जाना है? रटने से अवधारणात्मक समझ की ओर लेके जाना है। बात समझ आ गई? प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, एनईपी 2020 किसकी और बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, 100 कर दो, चलो आज देखी जाएगी। यह सीखना कि कैसे सीखना है, रटकर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, मानकीकरण। मैंने कहा ये शब्द आ जाए ना, मानकीकरण, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं कि सभी बच्चों का एक ही पैमाने में कैसे डाल सकते हैं, सभी बच्चे स्पेशल हैं, तो फिर हम वो मानकीकरण नहीं कर सकते। पाठ्यक्रम में वृद्धि की बात नहीं करता, रटकर ड्रिलिंग की बात नहीं करता। यह सीखना कि कैसे सीखना है। जनवरी वाले, जनवरी में भी ना एक 3 जनवरी को हुआ, 4 जनवरी को हुआ, 1 को हुआ, 8 जनवरी को हुआ, तो जनवरी में एग्जाम सीटेट के कई दिन तक जैसे चले थे, है ना। तो यह सीखना कि कैसे सीखना है, ये सीधा सीधी ना लाइन लिखी हुई है उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। आपको जो पीडीएफ संतवीर सर टेलीग्राम पे शेयर की है वो एक बार हटा दी, एक तो दूसरा पार्ट पड़ा है, वो दूसरे पार्ट में वो बात है, और पहले पार्ट वाली पीडीएफ शेयर कर देंगे। अगर किसी बच्चे ने नहीं ज्वाइन किया तो SANTVEER, हालांकि मैंने कैपिटल में लिख दिया, लेकिन जो स्मॉल लेटर में आप संतवीर सर लिखोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वीडियो चल रही है, नीचे कुछ नंबर होते हैं और मोर लिखा होता है, MORE, ठीक है, मोर लिखा होता है, मोर पे क्लिक करोगे नीचे आपके लिंक खुल जाएंगे। उसमें अगर मनोविज्ञान की वीडियो देखनी है उसके लिंक भी होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भी लिंक होंगे। इसके अलावा मैंने देखो उसमें कुछ पॉल साइंस की भी 2 वीडियो पड़ी हैं, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करवा दिया एक वीडियो, एक जो है एक चैप्टर को छोड़ के, बिल्कुल देसी तरीके से, ताकि आपके याद हो सके। और पूरा मेरी जितनी भी क्लासेज होती हैं एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं, उससे बाहर मैं बात नहीं करता अपने और राजस्थान अध्ययन के अलावा, ठीक है। तो ये आप वहां से आपको मटेरियल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये टेलीग्राम वाला बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी पर्सनल स्टेटस और वो लगाने का समय नहीं होगा। आप टेलीग्राम पे आपको सूचना भेज दी जाएगी कौन सी क्लास कब है, मटेरियल भेज दिया जाएगा, पेपर तक पूरा जुड़े रहना। बाद में आपका मन हो चाहे हट जाना, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का रहना बहुत जरूरी है। और जैसे ही मैं वीडियो का लिंक और शेयर किया करूं, बार बार यहां क्लास में अपने डिस्टर्ब ना हो, कहना ना पड़े, आप हाथों हाथ वहां से शेयर करके ही आया करें। लचीला और बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम किस पर बल देती है? बच्चों के केवल शब्द आ गया, बाकी छोड़ दो। और मैंने जब पीडीएफ आपको पढ़ाई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैंने कहा केवल संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं, नैतिकता की भी बात करता और भी बातें। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के मानकीकरण शब्द आ गया ना, बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन की मानक की बात आ जाए, बिल्कुल ही नहीं। किस पर है? यह है लचीला और बहुस्तरीय अधिगम आधारित अधिगम, ये बात इस पर बल देता है। चलिए प्रश्न संख्या 15, भाषा के संदर्भ में एनईपी 2020 किस पर बल देती है? एक भाषावाद, बहुभाषावाद, और पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो, ये तो वैसे ही न्यूज पता चल जाता है। और हमने जब पढ़ा है पीडीएफ में, आप देखना एक कॉलम बना है स्थानीय भाषा का और एक कॉलम बना है बहुभाषावाद। बहुभाषावाद वो कहते हैं कि अपने आप में बच्चा जब क्लास में आता है तो बच्चे के पास एक पूंजी होती है,
ठीक है। भाषा बहुभाषावाद या स्थानीय भाषा की या बहुत सारी कुछ भाषाओं की, बागड़ी या हिंदी या कुछ भी, तो उनके दिमाग में एक पूंजी, आप ये मान लो स्कीमा सेट हुआ होता है प्याजे वाला। चलिए प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि क्या प्रस्ताव रखती है? सभी ऑप्शन ऊपर ले लो। प्रस्ताव रखती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही। अब देखो, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर की स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए कि 1 से 5 तक तो पढ़ाना ही पढ़ाना है उनकी स्थानीय और देसी भाषा में, और जो है 1 से 8 तक भी ये हो सकता है। इसलिए मैं पढ़ाते पढ़ाते कई बार पंजाबी लैंग्वेज कुछ वर्डिंग यूज कर लेता हूं, बागड़ी की कर लेता हूं, हिंदी तो कर ही रहा हूं, और मोस्टली ये, और इंग्लिश की टर्म्स जो है शब्दावली, तो मोस्टली जो है यही आपकी भाषाएं होती है। कोई ये तो है नहीं कोई जर्मनी वाला वीडियो देख रहा है इसको ना। तो स्थानीय भाषा की मतलब यहां पर पहली बात तो सही है। अब आगे देख लेते हैं, कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा, एक तरह की भाषा नहीं, क्योंकि किसी की स्थानीय भाषा और है, किसी की स्थानीय मतलब मातृभाषा और है ना। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं हतोत्साहित। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ये होएगी कि प्राइमरी जो है स्थानीय शिक्षा, तो कई बार क्या है भारी भरकम जो है ना, देखो लंबी लंबी लाइनें, लेकिन उत्तर आसान ही होता है, घबराया मत करो इनको देख के। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। केवल वर्ड आ गया, मैंने कहा अभी इसको देख लो ना, कहीं भी किसी भी विषय में केवल की बात आ गई तो 99.99 जो है 0.1% जो है वो ये हो सकता है कि कोई चीज सिर्फ स्पेशली एक चीज के लिए हो। लेकिन जब मनोविज्ञान की बात आती है तो स्पेशली की बात मनोविज्ञान में या शिक्षा नीति किसी एक की बात नहीं करता। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित, समस्या समाधान पर केंद्रित, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, अन्वेषण खोज, इसकी अगर बात होती है तो बिल्कुल सत्य बातें होती है। मतलब पहली तो गलत होगी। समस्या समाधान वाला तर्क, अमूर्त चिंतन वाला वो प्याजे की फॉर्मल ऑपरेशनल थ्योरी हमने। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन, बिल्कुल आलोचनात्मक चिंतन, सही गलत दोनों पक्षों वाला, और खोजधारी तर्क, मतलब ये भी सही ये भी सही ये भी। अब हमें ये देखना है कि पहला गलत है, पहला इसमें दे रखा है गलत, इसमें दे रखा गलत। अच्छा 2 3 4 दोनों ऑप्शन ही डल गए भाई, लो ये दोनों बातें सत्य, मतलब 2 3 4 ये 3 बातें सही है, पहली गलत है। प्रश्न संख्या 18, एनईपी 2020 के अनुसार डैश डैश का प्रयोग डैश डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। प्रत्यास्मरण क्या था? रिकॉल। इसको हम क्या और भी पढ़ सकते हैं, ड्रिलिंग, प्रैक्टिस, रिकॉल। तो प्रत्यास्मरण कंठस्थ रटवाना, कंठस्थ, ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही। कंठस्थ की रटवाने की बात, अच्छा मतलब इधर से उधर तक लेके जाना है, ठीक है, कंठस्थ वाली बात है ही नहीं। इधर प्रत्यास्मरण आ गया तो ये कट कर दो, ठीक है। अब बचा क्या, ये आ गया कि अनुभव जनित एक्सपीरियंस लर्निंग जो है, एक्सपीरियंस आधारित लर्निंग और समालोचनात्मक चिंतन, तो के अनुसार अनुभव आधारित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो उसमें ना वर्डिंग को डाल के रख लिया करो भाई, कंठस्थीकरण का प्रयोग प्रत्यास्मरण को प्रोत्साहित नहीं, है ना। अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग प्रत्यास्मरण को प्रोत्साहित, प्रत्यास्मरण तो मैंने आपको कह दिया, रिकॉल, ड्रिल, रटवाना, ये तो है ही नहीं। और ऐसे जब भी आप प्रश्न पढ़ो ना, मैंने इंग्लिश में वर्डिंग यूज करता हूं, ये लिख लिया करो, और जब आप पेपर में करेंगे ना तो एक तरफ इंग्लिश में होता है पेपर, उधर पढ़ लिया करो, हिंदी में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 19, नई शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? ये 1 जनवरी को पहले ही दिन 2022 में जो हुआ था, तो 1 से 5 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए कौन कौन से स्तर है?
हमने 4 स्तर बनाए हैं, फाउंडेशनल स्टेज, प्री पैरिटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। अब ये कहता है कक्षा 1 से 5। फाउंडेशनल जो स्टेज है, बुनियादी वाली, बुनियाद जिसको फाउंडेशन, जिसको नींव और कुछ भी है ना, वो कक्षा 2 तक है, क्योंकि पहली से और 2 वो 5 साल का वो फाउंडेशन, यानी कि एक तो ये हो गया बुनियाद वाला। कौन सा हो गया? बुनियाद वाला हो गया, फाउंडेशन, ठीक है, नींव वाला, शुरुआत वाला। और इसका मतलब है मिडिल, देखेंगे मिडिल बनता है। आरंभिक वाला कौन सा हो गया? ये हो गया प्री पेरिटरी। इधर ना इंग्लिश में इनके दिए होंगे, पेपर अगर आता है तो प्री पेरिटरी, मिडल, फाउंडेशनल ऐसे लिखे होंगे इंग्लिश में। तो 1 से 5 प्री पेरिटरी स्टेज कहां से शुरू होती है? सेकंड वाली कक्षा 3 से 5 तक। तो 1 से 5 में एक तो ये आ गई, क्योंकि मध्य स्तर वाली, मिडिल वाली कहां से शुरू होती है? 5 से लेकर 8 तक की। तो वो कह रहा है 1 से 5 के लिए, 5 तक के लिए, तो ये आरंभिक स्तर और बुनियाद 2, यानी कि ए और सी दोनों सही हैं। देखो दोनों सही है। प्रश्न संख्या 20, एनईपी 2020 में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया? प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना, परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल, सृजनात्मक पर ध्यान केंद्रित करना, सृजनात्मकता पर बच्चों में। अब ये जरूर देखा करो, नहीं कौन सा नहीं है, हम लास्ट में वो भूल जाते हैं, ठीक है। फिर कहीं देख लो कि परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक, ठीक है, ये कहीं कर दो। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए, कि कोई चीज सिखाई और बच्चे उनका पालन करें, इसका बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड, अगर पालन नहीं हुआ तो दंड, और पालन हो गया तो उसको इनाम का इस्तेमाल करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसके बिल्कुल खिलाफ है, इनाम और दंड के। दंड देना ही नहीं है, दंड देना ही नहीं है। पर मैं कहता हूं वो 10th वाले और वो बच्चे जो है ना 10th तक के, वो खुद आके कहते हैं गुरुजी मार डंडा मारया करो। भाई हम तो चलो नहीं मारते, भी क्यों मारना? वो कहे गुरुजी मार डंडा मारया करो, मारा इया याद को नहीं हो, क्योंकि वो अपने तो भारतीय परंपरा चली आ रही है ना, तो अपने तो भाई नहीं मारते डंडा वंडा, क्यों मारना? बच्चों को लाड प्यार से रखते हैं। तो बच्चों में क्या है? दंड और इनाम को क्या है? मनोविज्ञान नहीं मानता। ये सारी बातें सत्य है, ये प्रावधान नहीं सुझाया गया। प्रश्न संख्या 21, हाँ जी, बुनियादी स्तर पर एनईपी 2020 ध्यान केंद्रित करती है, तो वो है ये ना, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, अंक ज्ञान वाला ये रहा। चलो बस कोई ज्यादा है ही नहीं इसमें मसला। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए परीक्षा और अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, परीक्षा के लिए सीखने की ओर। ये सीखने के लिए सीखना है, पाठ्य पुस्तक शिक्षक केंद्रित नहीं है, विद्यार्थी केंद्रित है। परीक्षा और अभ्यास पर परीक्षा पर केंद्रित नहीं है, खोज पर है, अन्वेषण पर आधारित है। प्रश्न संख्या 23, एनईपी 2020 निम्न में से किसकी वकालत, उसमें किसकी वकालत नहीं की गई है? संरचनात्मक समझ की वकालत की गई है, योगात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक समझ, ये उसमें मैंने संज्ञानावाद वाले में आपको संरचनात्मक मनोवैज्ञानिक प्याजे की बात की थी। योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, देखो योगात्मक की बात नहीं करता पाठ्यक्रम में, ये कौन से मूल्यांकन की बात करता है? रचनात्मक की, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करता है। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी नहीं, प्रौद्योगिकी के उपयोग को तो बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक सही है, 3 की वकालत नहीं की गई। मतलब किसकी वकालत नहीं की गई? तो 1 की तो की गई है, 1 की तो की गई है, और 2 3 4 ये रहा, इसकी वकालत नहीं की गई। ये प्रश्न आया हुआ है सीटेट में, यहां लिखना भूल गए। प्रश्न संख्या 24, एनईपी 2020 में कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? ठीक है, ऑप्शन नहीं है, सीधा उत्तर बताओ। कितनी आयु वर्ग के बच्चों को
एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का अधिकार जो एक्ट था 2009 उसके अंतर्गत रखा गया है। पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को और वो हम पढ़ते थे, अब किस आयु वर्ग के? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी से। ठीक है, वीडियो मैंने पहले कहा था लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ सीख के जाओगे इसमें। ठीक है, कौन सा? और जल्दी जल्दी शेयर वाला कुछ बच्चे कमेंट कर दो, कुछ शेयर करके आओ रे, उधर 100 की तरफ लेके जाए हम। तो कितनी आयु वर्ग के अंदर? 2009 के अंदर रखा गया है आयु, मैं लिख रहा हूं आयु, आयु 3 से, बिल्कुल काफी बच्चों ने दे दिया, 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है। ये परख क्या है? राष्ट्रीय सर्वेक्षण केंद्र, मूल्यांकन करने वाला केंद्र है परख, जिसकी हमने बात कर ली थी। ठीक है, एक केंद्र है नेशनल स्तर पर, एनसीईआरटी के अंडर में ये बना था। और इसका जो है परख जो है उस पे पी का मतलब ध्यान रखना, परफॉर्मेंस है। ये परख की परफॉर्मेंस, असेसमेंट होता है मूल्यांकन, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। समग्र, होलिस्टिक क्या होता है? समग्र डेवलपमेंट, समग्र विकास। ठीक है, होलिस्टिक समग्र विकास, बच्चे का परफॉर्मेंस आप समझ गए, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, विश्लेषण, ये समझ गए। तो परख की फुल फॉर्म याद रखनी है, एफएलएन की फुल फॉर्म याद रखनी है, और निपुण की फुल फॉर्म याद रखनी है, और दीक्षा जो शिक्षकों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारा मैटर वहां से मिल जाता है, बुनियादी साक्षरता अंक ज्ञान का बहुत सारा मैटर मिल जाता है। तो इनकी परख की नोट कर लो, परख की, निपुण की, एफएलएन की और दीक्षा, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। चलिए प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 भी आपके लिए, किस भाषा को कक्षा 5 तक के लिए खत्म कर दिया गया एनएलपी 2020 में? कौन सी भाषा है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, जो भी, कौन सी भाषा? अभी हमने पढ़ा था भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्लास को लंबी नहीं करना इतने इस बातों में। तो कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? अंग्रेजी को क्या है? खत्म कर दिया गया है। ऑप्शन छोड़ के इस तरह की लाया करूं क्या? वन लाइनर। चलो एक जो प्योर लाइव होगी ना, जिसमें मैं आपसे बातें करूंगा, उसमें ऐसे प्रश्न लेके आऊंगा फिर। ठीक है, कौन सी रणनीति एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित किया गया है? अन्वेषण आधारित अधिगम, कथावाचन आधारित, कथावाचक का मतलब ये स्टोरी टाइप जो आपका हो गया, कहानी आधारित, वेदन तथा बार बार, ये ड्रिलिंग वाला हो गया, ये तो चर्चा, डिस्कशन, डिस्कशन आधारित कक्षाएं। तो कौन सा प्रस्तावित? खोज वाला बिल्कुल किया गया है, स्टोरी वाली बिल्कुल स्टोरी टाइप समझाना चाहिए, ड्रिलिंग वाली बात नहीं करता, चर्चा आधारित कक्षाओं की, डिस्कशन स्टडी की बात करता है। मतलब 3 नंबर गलत है। 3 नंबर कहां कहां है? 3 नंबर गलत। मतलब दूसरे अगर आपको नहीं भी पता ना, मैंने कहा एक गलत और सही वाली टर्म्स जो समझाई है ना, वो अच्छे से पढ़ जाना। तो अब देखो, 1 2 4 अपने आप ही उत्तर निकल गया भाई। आपने ये देखना है 3 तो गलत है, जहां जहां 3 ऑप्शन में है वो ऑप्शन ही गलत है। इस तरह से किया करो हल। ठीक है, नेक्स्ट, एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए कैसा? विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक, बच्चे करके सीखे, बच्चे करके सीखे, खुद करके सीखे, प्रयोग बार बार प्रयोग बार बार वो नहीं है, टॉपिक नहीं है कि बच्चे कलाकारियां करते हैं ना, बैठे हैं कोई चीजें दे दो, इसको ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया, ये चीज जोड़ तोड़ कर दी, वो कोई प्रैक्टिस थोड़ी कर रहे हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं और एक दिन वो सेटल बैठ जाते हैं। तो बच्चे करके सीखे यानी कि प्रयोगात्मक, शब्द दिया हुआ है सीधा सीधा, वो जो पीडीएफ पढ़ते हैं, प्रयोगात्मक लर्निंग की और किसकी बात करता है? तो ये क्या है? प्रयोगात्मक सीखने की बात की गई है। अधिगम कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक। इसके अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह है, कौन सा है? एनईपी 2020 के, जो कि 360 डिग्री हमने बात की थी, साइकोमोटर वाली, कॉग्निटिव वाली और अफेक्टिव वाली, सीएपी वाली बात की थी हमने। चलिए, मानक संदर्भित, मानक की बात आ गई, मानकीकरण मैंने कहा था वो हटा दो। मापदंड संदर्भित परीक्षण, मापदंड की, मानक की एक ही बात है, हटा दो।
विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करना। मैंने कहा था तुलना वर्ड आ जाए, तुलना तो करनी ही नहीं है। देखो आज कितना ज्ञान प्राप्त हो गया आपको। विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता, स्पेशलिटी को प्रतिबंधित करना है, उनकी स्पेशलिटी क्या है। तो रिपोर्ट कार्ड में स्पेशलिटी किस चीज में बच्चे आगे हैं, तो ये उत्तर आ गया। लो कैसा भी टफ प्रश्न बना दिया, अब टर्म्स जो मैंने बता दी, मैंने ज्ञान दे दिया, उसको गांठ बांध लो बस। प्रश्न संख्या 29, एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को, अद्वितीय है बच्चे, किसको शामिल करना चाहिए। अब देख लो, आपके कुछ साथी जो है इधर उधर से कोचिंग भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाइडें भी पढ़ रही हैं, ठीक है, तो आप उनका भला कर दें कितनी मेहनत शिद्दत के साथ। इसलिए बार बार कहता हूं शेयर कर दें। आपको बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमें ना चैनल बहुत लेट मिला, सर हमें सिमरन सर ने बताया, हम तो सिर्फ पंजाबी पढ़ रहे थे। वो बार बार कहते हैं, लेकिन आप मानते कहां हो। ठीक है, उन्होंने एक क्लास में सीधा ये भी कहा, मैंने उनको रोका कि मत बताओ कि यार मेरे को जिस समय तैयारी आपने शुरू करवाई थी तो मुझे भारत के प्रधानमंत्री के अलावा कुछ नहीं पता था, और आपने ये कह दिया था कि बस आपका सिलेक्शन होगा, ये इतना करना है। अगर मैं कर सकता हूं, मुझे विदेश जाना था, तो ये क्यों नहीं कर सकते जो इतने समय से पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को ये लगेगा कि ऐसे ही एक दूसरे का जो वाह लूटने के लिए। तो आपने किया, और आपने देखा होगा सिमरन सर कई बार शिक्षक दिवस पे वो लगा देते थे कि मेरा था गुरु भी है, मेरा था यार भी है ना। तो वो फिर मना करने के बावजूद भी वो कह ही गए क्लास में। एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की, संज्ञानात्मक, भौतिक, क्रियात्मक। अब हमने सीएपी को रट लेना है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। संज्ञानात्मक, भावात्मक, प्रतीकात्मक, कौन सा था वो हिंदी वाला, मनोगत्यात्मक। तो ये सामाजिक वाला नहीं है, भौतिक वाला नहीं है, क्रियात्मक वाला, भौतिक वाला नहीं है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। ये हो गया सी कॉग्निटिव, ये हो गया अफेक्टिव, और ये हो गया साइकोमोटर। ये रहा। इंग्लिश में जरूर इधर देख लिया करना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। कितनी कितनी फीस आप देते हो, इस तरह से मेहनत आपके लिए फ्री की जाती है, इसलिए बार बार कहता हूं शेयर तो कर दिया करो। ये देखो, ये तो मेरे को ये फीस तो चाहिए। सुझाई की समग्र 360 डिग्री जो बहुआयामी रिपोर्ट है वो क्या प्रस्तावित करती है, योगात्मक आकलन प्रस्तावित करती है क्या, नहीं करती, इस असेसमेंट की बात ही नहीं करती। यंत्रवत, अब यंत्रवत ये है ड्रिल, रटने वाली बात। यंत्रवत मतलब बार बार रटते हैं, यंत्रवत रटना कहते हैं उसको, कौशल का आकलन नहीं। विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल ये योगात्मक वाला ही है। पेपर पेंसिल आधारित श्रेणियों में बांटना नहीं, बिल्कुल नहीं। स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट, और समूह जो पीयर ग्रुप होते हैं, पीयर असेसमेंट, आकलन करने का समावेशन, तो इनका समावेशन होता है। आपको बताया था, एक टीचर असेसमेंट, शिक्षक जो है आकलन करता है, एक पीयर साथी ग्रुप करते हैं, और एक बच्चा खुद करता है। ये सारी बात जो है उसमें की गई है। प्रश्न संख्या 31, एनईपी 2020 बहुभाषाता को किस को देखती है, बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। समावेशी शिक्षा के अवरोध के रूप में कैसे हो जाएगा, तो ये जटिलता के रूप में, रुकावट के रूप में, शब्दों को ही पकड़ लिया करो, कक्षा को पूंजी के रूप में। प्रश्न संख्या 32, एनईपी 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षाओं के लिए सीखना, परीक्षा के लिए सीखना थोड़ी है, बहुविषयता से कठोरता, बिल्कुल नहीं, मानकीकरण से लचीलापन, और अब इन दोनों में बताओ उत्तर। मानकीकरण से लचीलापन, ठीक है, और रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन। अब चल कौन सा रहा है, योगात्मक चल रहा है। योगात्मक से रचनात्मक सीधा दिया हुआ है,
उसमें पीडीएफ में कि योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की ओर बच्चों को लेके आना है, और ऐसे ही प्रश्न बन जाएंगे। और मानकीकरण से लचीलापन, बिल्कुल मानकीकरण वाला तो हम पहले कर ही रहे थे। बच्चों का एक मानक, एक पैमाना सेट कर रखा था हमने कि इस विषय में इतने में से इतने आए, इतने में से सभी को एक तकड़ी में तोल दिया। तो इसकी तरफ जो है बदलाव है। हाँ, यहां ये होता योगात्मक से रचनात्मक मूल्यांकन, तो ये भी सही होता, ये भी सही होता। ये हो सकता था कठोरता से बहुविषयता की ओर, तो ये भी सही हो जाता। परीक्षाओं के लिए सीखने से संरचनाओं तक सीखने, फिर यह भी सही हो जाता। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, अब कमेंट करके बताओ इंग्लिश में इसको क्या क्या कहते हैं। जैसे दिव्यांग को CWSN कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? इसके लिए एक टर्म्स यूज की गई। से वंचित समूह के छात्रों का उनकी अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए NEP 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र क्या होना चाहिए उनके लिए। परीक्षाओं पर केंद्रित, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, संलग्न और ये मानकीकृत तो हो ही नहीं सकता ना, पाठ्य पुस्तक परीक्षा केंद्रित हो ही नहीं सकता, तो संदर्भित होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शेयर कर लो, लाइक कर दो। और इसके बाद आपका रिव्यू, क्योंकि लाइव जो मैं आप कमेंट करते हो ना, वो सारे चले जाते हैं, ठीक है। और देखो कुछ बच्चे लाइव समझ के और उधर कमेंट कर रहे होते हैं, वो जो है ना, आप जैसे कमेंट वाला ऑप्शन आता है तो उसको बीच में सेंटर में पट्टी को पकड़ के, ऐसे पट्टी होती है, और उसको पकड़ के इधर खिसकाओगे, इधर लाइव वाले कमेंट चल रहे होते हैं, और बाहर आके इधर आओगे, इधर वो कमेंट है जो हमेशा वीडियो में पड़े रहेंगे, तो आप इधर वो कमेंट देके जाया करो। इधर तो चलो प्रश्न का उत्तर और वो देने के लिए है। प्री स्कूल स्तर के लिए उपयोग की गई शब्दावली क्या है? क्योंकि कक्षा 1 से पहले प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3, फिर आ जाएगी स्टेज फर्स्ट, कक्षा 1 स्टेज फर्स्ट, वो आ जाएगी। तो प्री स्कूल 3 के लिए पहली आंगनवाड़ी थी, फिर प्री प्राइमरी थी, और फिर क्या थी? बाल वाटिका। प्री स्कूल स्टेज 3 के लिए क्या नाम दिया गया है? यहां बाल वाटिका। और बाल वाटिका से हम किस तरफ आएंगे? बाल वाटिका से आएंगे कक्षा 1 में। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? प्रश्न पत्र सेट करना, मानदंड, मानक, दिशा निर्देशक। हमारी लास्ट इकाई जो लगती है मानकीकरण वाली, मानकीकरण और वो कि क्या क्या काम करेंगी, कौन सी इकाई है, और मानदंड, मानक और दिशा निर्देश जारी करने का काम कौन करता है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। परख की फुल फॉर्म याद कर दी। और अब हमने पढ़ा था कि NES नेशनल एजुकेशन सर्वे, या हम कहें NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये जो पेपर है वो भी परख करवाता है। प्राइवेट सरकारी सभी बच्चे इसमें शामिल होते हैं। 3, 5, 8 कक्षाओं के लिए ये होता है। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, आवासीय नहीं। देश में शिक्षकों के लिए आ गया, कौशल को विकसित करना। अनुसंधान वाले विद्वानों के लिए नहीं है। उचित शिक्षा पाठ्यक्रम प्रवेश नहीं। तो ये हो गया शिक्षकों के लिए एक जो है मंच है जिसमें बहुत सारा डेटा हमें मिलता है ऑनलाइन। NEP 2020 अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात रखा गया है। NEP 2020 के अनुसार क्या रखा गया है? 30+1 से कम, इससे ज्यादा वाला नहीं है। 30 से कम तक के जो बच्चे हैं उन पर एक शिक्षक होना चाहिए। NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे? ये कौन है? हमारे शिक्षा मंत्रालय होने के बाद रमेश पोखरियाल जो है उस समय शिक्षा मंत्री थे। नरेंद्र मोदी प्रधान, दौलत सिंह कोठारी योग वाली बात है। के कस्तूरी रंजन इसरो के पूर्व ना, तो इनकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी। प्रश्न संख्या 39, NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा जो है शुरू होगी? मैंने बताया था 10 डेज का नो बैग वाला बस्ता रहित 10 डेज का एक कार्यक्रम रखा जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा जो है वो करवाई जाएगी। प्रश्न संख्या 40, NEP 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? ये प्रश्न पहले भी आ ही गया 2030 तक। एक काम कर लेना, वीडियो के बाद या जब भी आप फ्री रहें
इत्मीनान से उसके पेजेस आप जरूर पढ़ें, आपके बहुत सारी चीजें जो है ना वर्डिंग क्लियर होगी। और अगर नहीं भी पढ़ना, वैसे तो मैंने सार निकाल दिया और आपको समय कम है, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, फिर चल तो जाएगा 2030 तक। अब देखो स्कूली शिक्षा में 100% GER, ठीक है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो कहते हैं, यानी कि नामांकन, स्कूली शिक्षा में नामांकन जो है 100% रखने का लक्ष्य कब है, 2030 तक है। और उच्च शिक्षा में ये 100% नामांकन जो है वो उसका टारगेट 2035 तक रखा है। वो जो मैंने ऊपर पूछा था, आपको बताया था, सॉरी पूछा नहीं, बताया। हाँ जी, प्रश्न नेक्स्ट, किस कक्षा तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे मूलभूत कौशलों को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? किस कक्षा तक, किस कक्षा तक FLN का लक्ष्य, किस कक्षा तक? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनर ने उलझाना हुआ आपको ये रखेगा किस कक्षा तक है, तो कक्षा 3 तक ये लक्ष्य रखा है। फाउंडेशनल स्टेज कक्षा 2 पे खत्म हो जाती है, प्री पेरिटरी शुरू होती है कक्षा 3 से। तो फाउंडेशन के 2 साल और प्री पेरिटरी का 1 साल, वहां तक बच्चे को सामान्य जोड़ घटाव गुणा बाकी शब्द ये आ जाने चाहिए। कक्षा 3 तक ये लक्ष्य रखा गया है। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो है अपने स्टेज है, आगे बताऊंगा, चलो परख में बताऊंगा, जब परख में आयु पूछी जाएगी वहां बताएंगे। निम्न में से असंगत युग्म है? बुनियादी अवस्था कक्षा 3 तक है, मध्य अवस्था कक्षा 8 तक है, सेकेंडरी अवस्था कक्षा 12 तक है, सभी सत्य बताओ। चलो अपने लेके चलते हैं। फाउंडेशन स्टेज FOUNDATION, फाउंडेशन स्टेज क्या है? ये कौन सी कक्षा तक है? कक्षा 2 तक कह रहे, कक्षा 2 तक है। 3 से 5 तक तो प्री पेरिटरी होगी। नहीं समझ आ रहा ना, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वीडियो करवाई है, अच्छे से आपको याद करवाया है। तो ये बांट दिया गया है, तो बुनियादी वाली गलत है ना। मिडिल स्टेज कक्षा 5 से 8 तक है, प्री पेरिटरी 3 से क्या है, 5 तक है, तो ये कक्षा 3 तक नहीं है। हाँ, इस तरह मैंने क्यों डाला, क्योंकि बुनियादी संख्या ज्ञान किस कक्षा तक की बात करता है, तब तो करेगा कक्षा 3 तक। लेकिन अवस्था, पहली स्टेज फाउंडेशनल स्टेज किस कक्षा तक खत्म हो जाती है? वो पहले 3 साल तो वो हो गए आंगनवाड़ी, ठीक है, प्री वाली और बाल वाटिका वाली, ठीक है। फिर कक्षा 1 व कक्षा 2, तो ये 5 साल की है, यानी कि कक्षा 2 5 वर्ष कक्षा 2 तक है। तो बुनियादी अवस्था कक्षा 3 तक नहीं है। लेकिन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कितनी कक्षा तक के बच्चों के लिए है? ये 3 तक के बच्चों के लिए। जो मिशन है, मिशन निपुण भारत मिशन, ECC स्तर पर पाठ्यक्रम की योजना किसके द्वारा किया जाएगा? महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय, इसके साथ साथ हमारा मानव संसाधन मंत्रालय जिसको हम कहते हैं शिक्षा मंत्रालय। तो ये सारे मंत्रालय जो हैं ये सभी मिलकर के क्या करेंगे? ECC जो अर्ली चाइल्डहुड केयर जो एजुकेशन है उसके पाठ्यक्रम की योजना और उसको संचालित करने वाला काम करेंगे। प्रश्न संख्या 44, असत्य कथन है मूल शिक्षा नीति में FLN का लक्ष्य 2025 बिल्कुल सामाजिक आर्थिक रूप से बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात 3:1 से कम हो। तो रचनात्मक और अनुकूलन मूल्यांकन प्रणाली पर बल दिया जाएगा। रचनात्मक और अनुकूलन मूल्यांकन प्रणाली बिल्कुल सही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग FLN का राष्ट्रीय मंच है। असत्य कथन, असत्य कथन। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये क्या है? दीक्षा, DIKSHA, दीक्षा की फुल फॉर्म है, ठीक है, पहली बात तो। और बिल्कुल ये FLN का राष्ट्रीय भंडार है, ये सही बात है। रचनात्मक मूल्यांकन की बात करता है, बिल्कुल सही है। मूल शिक्षा 2025, ये गलत क्यों है? क्योंकि ये 30:1 तो सामान्य के लिए था, लेकिन सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के वहां पर शिक्षक और छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? 25 छात्रों पर ही 1, क्योंकि वहां बच्चे वैसे वंचित हैं, उनका स्तर वैसे थोड़ा सा लो है, तो कम बच्चे होने चाहिए एक टीचर को वहां पढ़ाने के लिए, तो एक एक बच्चे पर बढ़िया ध्यान दिया जाएगा।
समझ गए? तो वहां पर अनुपात शिक्षक और जो टीचर का है वो टीचर और विद्यार्थी अनुपात है वो कम है, 25 से अनुपात 1 से कम है। प्री पेरिटरी स्टेज में किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? प्री पेरिटरी स्टेज यानी कि सेकंड स्टेज, तो उसमें किस आयु वर्ग के? तीसरी कक्षा में बच्चा एडमिशन लेगा, 3 वर्ष का बच्चा एडमिशन लेगा, तो पहले 5 साल तो फाउंडेशन में होंगे यानी कि 3 से 8 वर्ष। दूसरी प्री पेरिटरी स्टेज है तो 8 से 11 वर्ष, 8 से 11 वर्ष। ये कौन सी है? ये मिडिल स्टेज है। 46 असत्य कथन है। चलिए बताइए, सीधे सीधे वहां से पीडीएफ से उठाए हुए प्रश्न। फाउंडेशनल स्टेज में खेल आधारित शिक्षण होगा। 3 वर्ष की प्री पेरिटरी स्टेज में संवादात्मक शैली में शिक्षण होगा। मिडिल स्टेज में मूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा। सेकेंडरी स्टेज के लिए शिक्षण शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगे। चलिए बताइए, सेकेंडरी स्टेज पर शिक्षण शास्त्रीय पेडागोजिक टाइप जो है शिक्षण जो होगा उस पर आधारित। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। बस प्रश्न 4 प्रश्न और रहे हैं, फिर क्लास का दी एंड हो जाएगा। और आप टारगेट को तो पूरा करते नहीं, फिर मेरा जोश कम हो जाता है। आगे वाली वीडियो में फिर जोश जो है कम हो जाता है। मिडिल स्टेज में कल वाली क्लास में आपने जो है टारगेट रखा था और बिल्कुल उसके पास 70 पर पहुंचने वाले थे, इतने में क्लास खत्म होगी। ठीक है, तो अभी 5-6 प्रश्न जो है पड़े हैं, अभी भी अगर टारगेट की तरफ जाना है तो देख लो। मिडिल स्टेज में मूर्त नहीं, अमूर्त, सीधा सीधा वहां मैंने पीडीएफ जो पढ़ाई थी कि मिडिल स्टेज में अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा, सिंबॉलिक पर नहीं, अमूर्त जो दिख ही नहीं रही ना। और ये अमूर्त अवधारणाएं कहां शुरू हो जाती हैं? मूर्त चिंतन वाली कौन सी थी? कंक्रीट स्टेज, तीसरी स्टेज। और अमूर्त चिंतन फॉर्मल जो थी ऑपरेशनल स्टेज, प्याजे वाली, उसमें। तो यहां मूर्त अवधारणाओं पर नहीं, अमूर्त पर। वीडियो वो अच्छे से देख लो, मनोविज्ञान वाली और बाल शिक्षा वाली। नए बच्चों को कठिन लग रहा है तो ये आसान हो जाएगा। स्कूलों में पाठ्यक्रम में शिक्षण शास्त्र से संबंधित असत्य है। विद्यार्थियों का समग्र विकास, मूल वो पीडीएफ में ब्लैक जो हाईलाइट करके बिंदु दिए वो सीधे उठा के यहां रख दिए मैंने। विद्यार्थियों का समग्र विकास, बिल्कुल। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम को बढ़ाना। प्रयोगात्मक अधिगम, स्थानीय विषय वस्तु को महत्व, ये भी सही है। ये भी जब पाठ्यक्रम को बढ़ाने की बात आती है ना, तो पाठ्यक्रम में यहां कमी की बात करता है, इसलिए यह बात असत्य होगी। इस तरह से प्रश्न जो है बन सकते हैं, आप अच्छे से देख लेना। 48 एनईपी 2020 में किस कक्षा तक के विद्यार्थियों हेतु 10 दिन का बस्ता रहित पीरियड होगा? ये अभी हमने किया था। बस मेरा टारगेट है कि रीट का पेपर देके आओ, पेपर हॉल से निकलो, आपको इस टॉपिक की हमने सर की वीडियो देखी और उसमें से डायरेक्ट प्रश्न। और मेरा तो है नहीं, मैंने तो सीधा कहा ये 6 से 12 किताबों में आएगा। हाँ, जो मनोविज्ञान और इनके मैं थोड़ी अलग मेहनत करता हूं, तब आप वो मुझे क्रेडिट जो है दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने वो जो आपके चेहरे की खुशी देखनी है, फिर आगे अपने व्यवस्थित मेंस की तैयारी करेंगे। किस कक्षा तक के विद्यार्थियों हेतु 10 दिन का बस्ता रहित पीरियड होगा? तो ये हमने पढ़ा था कक्षा 6 से 8। तो उसमें फिर मैं फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी कुछ करवाऊंगा, क्योंकि मैं लेक्चरर जैसे बना तो वो लेक्चरर वाली तैयारी एक साथ वो भी शुरू करवाएंगे। निम्न में से एनईपी 2020 से संबंधित असत्य कथन है। आकलन को योगात्मक से रचनात्मक आकलन की ओर ले जाना, आकलन की ओर ले जाना। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य सीखने के लिए होगा। पीडीएफ से सीधे उठाए हुए तथ्य हैं। बच्चों का प्रगति कार्ड 360 डिग्री बहुयामी कार्ड होगा, जो संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन में विकास आधारित होगा। ठीक है, प्रगति कार्ड द्वारा कक्षा व कक्षा के बाहर शिक्षकों को मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी। असत्य। देखो ये ना मुझसे कुछ जल्दबाजी में फिर प्रश्न बनाया, मैंने कहा चलो यहां मैंने ये तथ्य आपको देने थे, इसलिए अब बता देता हूं, आपके समझ शायद हो कुछ बच्चे तो दे रहे हैं अभी उत्तर। ठीक है, तो ये जो है ना, ये प्रगति कार्ड द्वारा कक्षा व कक्षा के बाहर शिक्षकों नहीं, जो है ना विद्यार्थियों को मदद मिलेगी कि लोग जो भी उसका प्रगति कार्ड देखेगा तो उसकी स्पेशलिटी को समझेगा कि बच्चे में क्या क्वालिटी है। ठीक है, ये असत्य है। वैसा ऐसा प्रश्न उसमें तो नहीं आएगा। हाँ, इनमें से कोई चीज देख के सत्य असत्य वो करवा सकता है, इतना उल्टफेर नहीं करेगा, इतना बता दूं। तो यहां लिख सकता है प्रगति कार्ड द्वारा केवल कक्षा के अंदर जो है विद्यार्थियों को मदद उपलब्ध करवाई जा सकेगी, है ना, ऐसा कुछ कर सकता है।
प्रश्न संख्या 50 के प्रावधानों से संबंधित सत्य कथन है। बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार देने की अनुमति विद्यार्थियों को होगी। अगर एक पहली बार में नंबर कम आते हैं तो दूसरी बार दे सकते हैं वर्ष में। ठीक है, वार्षिक सेमेस्टर या मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाओं की एक प्रणाली विकसित की जा सकती है। परख द्वारा SAS या NAS का संचालन होगा। ये सभी बातें जो है सत्य है। चलिए लास्ट प्रश्न है या सेकंड लास्ट पता नहीं है। निपुण भारत मिशन के तहत, और वीडियो देखते ही जाते जाते फिर वहां पर कमेंट करके जाना, और लाइक जो भी भूल गए हैं वहां लाइक करके जाना। किस आयु वर्ग के बच्चे जो है सम्मिलित हैं? चलिए, निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन में टारगेट क्या रखा है? 2026-27 तक हमने FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान का टारगेट प्राप्त कर लेना है। तो इसमें किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? 3 से 9 वर्ष के बच्चे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, 3 से 8 वर्ष के बच्चे जो हैं वो फाउंडेशन स्टेज में। चलो लाइट गई, बाय बाय टाटा।